Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to our channel Study Hood. As you know कि हमने अपने last section में new chapter start किया था life process in animals and plants regarding to them we can biology. So today in our today's sections we will start a new subsection gaseous exchange. ये भी उसी चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक आप बोल सकते हो हमारे पास मौजूद है. तो गैशियस एक्सचेंज को स्टडी करने से पहले मेरे पास कुछ टर्म्स हैं जो कि आगे चलकर हमें डिस्टर्ब करने वाली हैं. सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स ना. आप अभी से इस टर्म्स को स्टडी कर लो तो फिर आपके लिए काफी है. सबसे पहले हमारे पास है पल्मोनरी वेंटिलेशन. पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी जिसे हम सिंपली ब्रीथिंग भी बोलते हैं. ठीक है. तो ब्रीथिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन को हम ब्रीथिंग भी बोलते हैं. अब पल्मोनरी वेंटिलेशन से क्या मुराद है? इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लंग्स. एंड यू नो ब्रीथिंग का काम यही होता है कि वो एक्सचेंज करवाता है, एक्सचेंज गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एनवायरनमेंट. अब अगर हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करें सो बेसिकली इट इज अवर एक्सटर्नल. याद रखिएगा ये हमारे पास एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात हो रही है. इसके अंदर क्या होगा? बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी, लंग्स एंड ब्लड के अंदर जो एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, यानी कि लंग्स में से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, आप ऑक्सीजन ले लो, उसका ट्रांसफर होना टू द ब्लड जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन. देन वी हैव द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. ये ट्रांसपोर्ट ऑफ, अभी किस तरह से, क्या मतलब है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस ऑफ कोर्स किसके दरमियान होना है? बिटवीन द लंग्स एंड द बॉडी टिश्यू. जो भी लंग्स एंड द ब्लड है उनके अंदर ट्रांसफर होना गैसेस का हमारे पास यही तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस. Lastly, we have the internal respiration जिसे हम sometimes टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. टिश्यू रेस्पिरेशन. अब टिश्यू नाम सा ही जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर लंग्स से ट्रांसफर होनी है गैसेस टू द टिश्यू लेवल. टिश्यू लेवल तक जाके ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का. ठीक है जी. जो भी आपके पास कैपिलरीज मौजूद हैं ब्लड के अंदर, जो ब्लड सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स हैं, सिस्टमिक कैपिलरीज, सिस्टमिक कैपिलरीज और टिश्यू सेल्स जो हैं उन तक का ट्रांसफर आपके पास बेसिकली इंटरनल रेस्पिरेशन है. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हमने देखा कि लंग्स टू ब्लड, यहाँ बोल सकते हो. ये भी हमारे पास ऐसे आप बोल सकते हो कि लंग्स टू, अगर हम ये बोलें कि लंग्स टू टिश्यूज तो ये बेटर रहेगा. ठीक है जी. तो लंग्स टू टिश्यूज हमारे पास ट्रांसफर है गैसेस का, ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेशन. और इंटरनल रेस्पिरेशन हमारे पास क्या है कि इंटरनल टिश्यूज के सेल तक, उनके सिस्टमेटिक कैपिलरीज तक गैसेस का पहुंचना हमारे पास इंटरनल. Lastly, we have the cellular respiration. As you know, कि cellular respiration हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टेक प्लेस करती है. तो उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास सिंपली हम ऐसा बोलते हैं कि एटीपी की सिंथेशन होती है, फॉर्मेशन होती है. तो वहां पर क्या होगा कि वहां पर ऑक्सीडाइजेशन होगी, ऑक्सीडाइज होके फूड हमारे पास एटीपी फॉर्म करेगा. ऑक्सीडाइजेशन होगी किसकी? फूड की, टू फॉर्म एटीपी. ठीक है. ये एक ओवरव्यू था रिगार्डिंग टू दैट. अब इस फ्लो चार्ट को कंटिन्यू करें. किस तरह से, क्या मतलब? सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले हम पल्मोनरी वेंटिलेशन करते हैं, यानी हम सबसे पहले ब्रीथिंग करते हैं. हमने एक्सचेंज किया यानी कि एनवायरनमेंट से लंग्स के अंदर अपनी, सपोज करें आपके ये लंग्स हैं. ठीक है जी. अब इन लंग्स को हमें पता है कि इससे रिब केस से ये गहरे हुए हैं. अब यहाँ पर जब लंग्स के अंदर आपके पास गैसेस जो है वो फ्लो करते हुए आएंगी, तो रिमेम्बर दैट कि जब वो गैसेस आई
अब वो आई, हमें पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो 71% मौजूद है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 29, आप बोल सकते हो, सॉरी 79 नाइट्रोजन एंड 21 ऑक्सीजन मौजूद है आपके पास। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड 0.031 समथिंग, ठीक है जी। सो इसके अलावा आपके पास अदर गैसेस मौजूद है लेकिन हम उनको कंसिडर नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपके पास कुछ वाटर वेपर्स मौजूद हैं, वाटर वेपर्स। अब वो वाटर वेपर, अब हम बात करते हैं इसकी रेशियो के बारे में। क्या मतलब कि अगर आपने इंटेक कर रहे हो गैसेस, तो नाइट्रोजन जितनी आपने इंटेक की ना, आपके पास बाहर जब वो एक्सहेल होगी फ्रॉम द लंग तो वो इतनी ही रहती है। बट ऑक्सीजन जब एक्सहेल होती है तो वो अप्रोक्सीमेटली 16% तक है, यानी कि 5% जो है वो लंग्स ब्लड को ट्रांसफर कर चुके होंगे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अप्रोक्सीमेटली 4% तक ब्लड जो है, जो आप बोल सकते हो हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सहेल करते हैं एयर के अंदर, और वाटर वेपर्स जो हैं वो एक आप बोल सकते हो ह्यूमिडिटी सरफेस पर जाएंगे, मतलब ह्यूमिडिटी के साथ वो एक्सहेल होते हैं फ्रॉम आवर बॉडी। तो एक परसेंटेज का अब क्या मतलब था, क्या मकसद था इसको बताने का, सिर्फ इतना कि यहाँ पर जब लंग्स के अंदर आएंगी ना गैसेस, तो ये हमारे पास है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग लंग्स के अंदर आ गई। अब लंग्स का ट्रांसफर करना है ब्लड। अब ये लंग्स यहाँ पर हमें पता है ब्लड यहाँ पर एल्विलाइज मौजूद है, मिनी में एल्विलाइज जो कि एसोसिएटेड है विद द कैपिलरीज, एज यू नो। अब उन कैपिलरीज लंग्स से में आने वाली सारी गैसेस को वो बेसिकली भेजता है टू द कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या करेंगी, ब्लड के अंदर वो अपने अंदर गैसेस को एब्जॉर्ब करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं pulmonary respiration, या sometimes we call it a external respiration. Later then we will have the transport of respiratory gases, that means के lungs to tissues तक फिर वो, यानी कि ब्लड में अब गई, ब्लड अब टिश्यूज तक वो सर्वाइव हो जाएगी। हमें पता है टिश्यूज हमारे पास जो है वो आप बोल सकते हो कि सेल हमारे पास बेसिक यूनिट है, तो सिमिलर टाइप ऑफ द सेल कंप्राइज टू फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यूज तक जाएंगे और फिर हमारे पास होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर बेसिकली जो लंग्स हैं वो टिश्यूज यानी कि बेस टिश्यू सेल्स तक, हर टिश्यू, अब टिश्यू का एक हमें पता है ये क्लस्टर है, अगर सपोज करें दिस इज कंप्राइज ऑफ अ सेल, सिमिलर टाइप ऑफ सेल, तो हम इसे टिश्यू बोल रहे हैं। अब इसके हर एक सेल तक, हर एक सेल तक गैसेस का पहुंचना, और सिस्टेमिक कैपिलरीज, इनके अंदर जो मौजूद सिस्टेमिक कैपिलरीज हैं उनके अंदर तक पहुंचना, उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड लास्टली हमारे पास आ जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के अंदर हमें पता है क्या होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के हमारे अंदर ऑक्सीडेशन होती है ऑफ द फूड टू गेट द एटीपी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास एक आप बोल सकते हो एक ओवरव्यू था किस तरह से गैसेस जो है वो अब अगर हम फीचर्स के अकॉर्डिंग बात करें, यानी कि इन सारी गैसेस को देखें, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन, विस्कोसिटी, डेंसिटी को देखें, तो उसके लिए हमारे पास एक चार्ट है, सबसे पहले उसे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम उसको भी डिस्कस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम फीचर्स। अब हम उन फीचर्स का रेट जो है वो वाटर के अंदर और एयर के अंदर देखने वाले। सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, सो रिमेंबर दैट फैक्ट कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर 10 मिलीलीटर ऑक्सीजन पर लीटर मौजूद होती है। यानी अगर 1 लीटर है आपके पास, सपोज दिस इज योर 1 लीटर, और आपको पता है 1 लीटर के अंदर हमारे पास 1000 मिलीलीटर्स मौजूद होते हैं, और उसमें से जो 10 मिलीलीटर है वो आपके पास वाटर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, जबकि एयर के अंदर हमारे पास 200 मिलीलीटर ऑक्सीजन पर लीटर मौजूद है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन की बात करें अगर हम, कि अगर आप वाटर के अंदर डिफ्यूजन करवा रहे हो ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन हमें पता है डिफ्यूजन क्या होती है कि गैसेस का आपके पास अगर किसी लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन के अंदर स्पीडली भागना, डिफ्यूजन। अब रेट डिफ्यूजन का वाटर के अंदर हमारे पास सपोज करें अगर ये 1 टाइम है, दिस इज 1x यानी 1 टाइम, so एयर के अंदर हमारे पास इट इज 8000 टाइम्स मोर देन द वाटर। यानी कि एयर के अंदर जिस तरह ऑक्सीजन, यानी कि अगर आप लोअर कंसेंट्रेशन में जिस तरह की उसे
आपने कुछ थोड़ा सा भी रास्ता दे दिया तो वो 8000 टाइम्स मोर स्पीडली वर्क डन करेगी देन द वाटर के अंदर। ठीक है जी। अब अगर हम इसकी विस्कोसिटी की बात करें तो वाटर के अंदर ये किस हद तक विस्कस है वाटर हमारे पास। एज यू नो वाटर जो है इट इज 50 टाइम्स मोर विस्कस देन द एयर। ठीक है जी। और एयर जो है अगर आप उसको सपोज करते चलो कि वो 1 टाइम है और वाटर के अंदर विस्कस यानी आपको पता है अब एयर थोड़ी विस्कस होती है, वाटर ही अफकोर्सली विस्कस होता है। ठीक है जी। अब अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें यानी कि मास पर यूनिट एरिया, तो डेंसिटी जो है वो वाटर की अफकोर्सली ज्यादा होगी क्योंकि एयर के कंपैरिजन में हमारे पास लिक्विड्स के अंदर थोड़ी बहुत डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन थोड़ी बहुत कितनी, अगर वो 1 टाइम है तो इट इज 8000 टाइम्स मोर देन द एयर। ठीक है जी। लास्टली वी हैव द गैसियस एक्सचेंज। तो याद रखिएगा गैसियस एक्सचेंज अगर कोई ऑर्गेनली आपके ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो वाटर के अंदर मौजूद है तो ही और शी विल फील डिफिकल्ट इन द गैसियस एक्सचेंज। यहाँ बोल सकते हो ब्रीथिंग के अंदर उसको डिफिकल्टी होगी बाहर। जो एयर के अंदर अगर आप देखो तो he or she will exchange the gases very easily। ये कुछ हमारे पास जो फीचर्स थे यार। अब हमें गैसियस एक्सचेंज से रिगार्डिंग करना क्या है, याद क्या रखना है, हमें सिर्फ इसकी गैसियस एक्सचेंज के मुताबिक हमें हर उस ऑर्गेनिज्म की जो कि इसको एक्सहेल और इनहेल कर रहा है इसकी एनाटॉमी देखनी है। एनाटॉमी आपको पता है कि इंटरनल स्टडी को बोलते हैं हम। ठीक है जी। स्ट्रक्चर की स्टडी और फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी अब आपको पता है लॉजी तो हमें स्टडी, फिजियो यानी हमें बोलते हैं फिजिकल, यानी कि इसके अंदर हम देखने वाले हैं फंक्शंस को, स्ट्रक्चर, फंक्शंस और उसके साथ साथ पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है अब आपके पास कि ये और डिजीज के बारे में स्टडी करना रिगार्डिंग टू द गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के बाद होने वाली जो डिजीज है यानी कि आपके पास जितने भी लंग्स रिलेटेड डिजीज मौजूद है एम्फाइसीमा वगैरह वगैरह और वो सारे लंग कैंसर ये सारे के सारे एसोसिएटेड भी हमें इस टॉपिक के रिलेटेड स्टडी करने हैं। यानी कि ये मैं आपको बता रहा कि हम आगे चलकर डिस्कस क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम गैसियस एक्सचेंज की एनाटॉमी को देखेंगे जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, फिर उनके फंक्शंस यानी कि स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फंक्शंस को पढ़ेंगे, लास्टली वी डिस्कस अबाउट द डिजीज। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। So let's draw a figure, a mind map in your brain regarding to this subsection. सबसे पहले हमारे पास है nostrils। आपको पता है सबसे पहले आप जब एयर को इनहेल करते हो तो your two openings that is called your nostrils। ठीक है जी। तो ये 2 openings हैं of the nasal cavity, आप ऐसा बोल सकते हो 2 openings of आपकी नेजल कैविटी की। जिस तरह आपकी ऑरल कैविटी होती है उसी तरह हमारे पास नेजल कैविटी भी है। अब नेजल कैविटी के अंदर आपके पास एयर पैसेज वेज होंगे। ठीक है। एयर पैसेज वेज और जिस तरह आप बोल सकते हो सीलिएटेड एपिथेलियल फिल्ट्रेशंस मौजूद हैं मॉइस्चराइजेशन और वार्म एयर करने के लिए। यानी कि हमें पता है नेजल कैविटी में आपके हेयर्स मौजूद हैं। उन हेयर्स का काम क्या है, अंदर आने वाली हवा उसको सबसे पहले वो एक पैसेज वे प्रोवाइड करता है, एक उसको पैसेज वे देता है और उसके साथ साथ ईयर। अब आपको पता है ईयर जो है उसके अंदर डर्ट भी मौजूद होगा, ऑफकोर्सली होगा क्योंकि जो ईयर है उसके अंदर आपके नेजल कैविटी के अंदर सीलिएटेड एपिथेलियल एपिथेलियल फिल्ट्रेशंस मौजूद हैं जो उसमें से डर्ट को निकालती हैं और हवा को ह्यूमिड करती हैं, हवा को ह्यूमिड करती हैं और वार्म करती हैं। क्योंकि आप याद रखिएगा कि आप जब भी इनहेल करते चाहे आप कितनी भी ठंडी हवा क्यों ना इनहेल कर रहे हो लेकिन आपके नेजल कैविटी में जो हेयर्स मौजूद हो उस हवा को वार्म करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका जो ट्रैक है अंदर जाने वाला वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी। अब ये जो है वो सिलसिला नेजल कैविटी से अब आया पैरेंट्स की तरफ।
फ्रेंड्स हमें पता है कि आपके पास एक कनेक्टिव पैसेज है फुट और ईयर का। अगर सपोज करें कि आप एयर को इनहेल करते हो, जब आप इनहेल कर रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास, अगर आपके पास कोई फुट है तो फुट के जाने के लिए वो आपके पास रास्ता खोलता है एसोफेगस का। ठीक है जी, एसोफेगस का वो रास्ता खोल देता है कौन? आपका फेरिंग्स। तो ये फेरिंग्स जो है वो आपके पास एक रास्ता, अगर आपका फूड नहीं है, आप अभी फूड नहीं इंटेक कर रहे हो, आप अभी ईयर इंटेक कर रहे हो, तो वो इसको ऊपर कर देगा ताकि वो ईयर जो है वो आप इजीली कैरी आउट कर सको टू द लंग्स। ठीक है जी, और फिर वो एसोफेगस को वो बंद कर देता है। ठीक है जी, फॉर द ईयर पैसेज ट्रांसपेस। तो हम इसको किस तरह बयां कर सकते हैं? फेरिंग्स और थ्रोट हम जिसे बोलते हैं, इट इज अ कनेक्टिव पैसेज फॉर connective passage for food and wine। अब सपोज करें कि वो एयर जो है वो आपके लैरिंग्स में आ चुकी है, लैरिंग्स हमारे पास मौजूद है। लैरिंग्स को हम समटाइम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, क्यों, किस लिए? अब आपको अगर प्रैक्टिकली देखना है तो आप अपने फिंगर्स को अपने नेक पर प्रेस करें, जहां पर आपको कुछ चूड़ियां टाइप बनती हुई नजर आ रही होंगी, उसको प्रेस करें। आप जब बोल रहे होंगे, आप बोलना शुरू करें तो आपको वहां पर वाइब्रेशन फील होगी, कि हमें पता है जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो वाइब्रेशन, यहाँ पर ही वाइब्रेशन क्यों फील होती है? ये जाहिर करना चाह रही है कि हमारा जो वॉइस बॉक्स है जो कि आपको आवाज देता है वो बेसिकली आपके लैरिंग्स में मौजूद है। अब लैरिंग्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ग्लॉटिस। सबसे पहली चीज जिससे वो टकराती है हवा, वो है ग्लॉटिस। देन वी हैव एपिग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस में बेसिक फर्क है क्या? सबसे पहले अगर हम ग्लॉटिस की बात करें तो ग्लॉटिस जो है वो आपके पास एक ओपनिंग है लैरिंग्स और ट्रेकिया की, यानी कि ये ग्लॉटिस, अगर आपको सपोज करो एक लिड की एग्जांपल लेते हैं, एक लिड पड़ी हुई है, अब ये ओपनिंग होगी, इसकी ओपनिंग होगी और ये ओपन होगा इस तरह, ये ग्लॉटिस है। ठीक है, ये क्या करती है? ये ग्लॉटिस एक ओपनिंग प्रोवाइड करती है बिटवीन द larynx or we can say the trachea। ये ओपनिंग है। ओके, देन वी हैव द एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस का काम क्या है कि इट कवर ओवर द ग्लॉटिस। ये ग्लॉटिस को कवर करता है जब स्वेलिंग होती है। क्या मतलब? अब आपका नेक जो है वो ड्यू टू सम रीजन या वायरल डिजीज की वजह से वो स्वेल हो रहा है, एपिग्लॉटिस जो है वो कवर कर देगा, उस ग्लॉटिस को बचाने की कोशिश करेगा। कवर ग्लॉटिस ड्यूरिंग किसके दौरान? जब स्वेलिंग हो रही होगी, आई मीन स्वेलिंग, आई सॉरी, यहाँ पे जब आप फूड की, आप बोल रहे हो, इंटेक कर रहे हो, आप उसको खा रहे हो, तो आपके पास एक तो उसमें हेल्प वाला है कि वो ग्लॉटिस की कवर कर देता है ड्यूरिंग द स्वेलिंग जब आप उसको इंटेक करते हो। और दूसरी बात, जब वो आपको एक डिजीज को टकराते हो आपके नेक में कोई, तब भी आपके पास एपिग्लॉटिस जो है वो हेल्पफुल रहता है ग्लॉटिस को कवर करने के लिए। ठीक है जी, तो हम मेन फंक्शन यहाँ पर कवर करेंगे कि इट कवर ग्लॉटिस ड्यूरिंग द स्वेलिंग। जब आप खाना खा रहे होते हो तब ये हेल्पफुल रहता है। और लास्ट पार्ट है हमारे पास वोकल कॉर्ड। बेसिकली ये जो वोकल कॉर्ड है ना, यही वॉइस बॉक्स है। जैसे अब यहाँ पर सांस है वो आपने दी, वो अंदर आ चुकी है यहाँ तक। अब ये वोकल कॉर्ड है, यानी कि हम इसे वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ से ही वॉइस में प्रोड्यूस होना है। ठीक है जी, तो अब वोकल बॉक्स यहाँ तक बात हो गई हमारे पास लैरिंग्स की। अब हम ट्रेकिया की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेकिया या आप इसे विंड पाइप भी बोल सकते हो, ये एक वेंट्रल लेयर आप बोल सकते हो, एक वेंट्रल ट्यूब है ऑफ द एसोफेगस, वेंट्रल टू द एसोफेगस, यानी कि एसोफेगस से सपोज करें तो ये बिल्कुल इसके वेंट्रल साइड पर मौजूद है।
एसोफेगस के, वो हमारे पास ट्रेकिया। और दूसरी बात ये है, इट हैव कार्टिलेजियस रिंग्स, जो हम जिसे अक्सर फील करते हैं। अगर आप फील करना चाहो तो आपको कुछ यहाँ पर रिंग्स नजर आएंगी, समटाइम्स हम लाइक बेंगल्स बोलते हैं, चूड़ियां बनी हुई हैं। तो ये जो कार्टिलेजियस रिंग्स हैं, हैव कार्टिलेजियस रिंग्स, वो कहाँ होती है हमारे पास, प्रेजेंट इट इज ऑन द ट्रेक। अब ट्रेकिया यहाँ पर हमारे पास हो, ट्रेकिया जो है वो अपनी, अगर आप सपोज करो ये आपके पास ट्रेकिया आया, ये ट्रेकिया आप ओपन होगा इनटू द 2 ईयर पैसेजवेज। ये 2 ईयर पैसेजवेज जो है ना, इन्हें हम ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ब्रोंकाई को आप किस तरह से डेफाइन करोगे कि इट इज इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बोले या कार्टिलेजियस प्लेट्स, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि इसकी कोई रेगुलरिटी नहीं है यहाँ पर। सो इट इज अ इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्टिलेजियस रिंग्स। ठीक है जी। आफ्टर दैट ये जो ब्रोंकिल्स है, ये आप बोल सकते हो कि ट्रांसफर होती हैं या डिवाइड होती हैं इनटू मोर सम लिटिल, इस तरह से मतलब छोटी छोटी और ब्रांचेस के अंदर ये तकसीम हो रही होती हैं। तो इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकल। ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, आई होप आपको ये डिफरेंस जो है वो क्लियर हो चुका। अब ब्रोंक्यूल्स यानी कि ये एक स्मॉल ओपनिंग्स है, यहाँ आप बोल सकते हो, उन ब्रोंकाई का मजीद डिवाइड होना इनटू द सब ट्यूब्स, जिसमें हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ये इनकी लेंथ जो है वो बेसिकली आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 मिलीमीटर होती है, ज्यादा नहीं। ये 1 मिलीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर के, या लेस देन इनका डायमीटर हो सकता है। ठीक है जी। तो ये इतनी नरोइंग ट्यूब है, आप सपोज कर लें। और दूसरी बात क्या कि इनके पास कोई कार्टिलेज मौजूद नहीं है, यानी कि ये प्योर बोन्स आप बोल सकते हो कि ये छोटे छोटे से नैरो ट्यूब्स बने हुए हैं, और इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है, दे हैव स्मूथ मसल सेल्स ओनली, सेल्स ओनली। ओके स्टूडेंट। अब ब्रोंक्यूल जो हमें पता है कि वो मजीद किसके अंदर खुलने हैं, वो मजीद आपके पास एल्व्यूलाई के अंदर खुलने हैं, जो कि हमें पता है छोटे छोटे से स्पॉन्जी सेल्स होते हैं ऑफ द लंग्स के। तो ब्रोंक्यूल जो है वो मजीद कहाँ खुलेंगे, एल्व्यूलाई के अंदर। और एल्व्यूलर सैक, जिसे हम एयर सैक्स भी बोलते हैं, एयर सैक्स जो है वो कंप्राइज हुए हैं हमारे पास एल्व्यूलाई प्लस कैपिलरीज भी तो होंगी ना, ऑफ कोर्स, जहाँ से ब्लड नहीं ट्रांसफर होना है। तो एल्व्यूलाई प्लस कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं, एयर सैक्स। ठीक है। तो ब्रोंकियल से जो एयर आ रही है वो जाएगी कहाँ, मजीद तकसीम होते हुए इनटू द ब्रोंका या एयर सैक्स आप उन्हें बोल सकते हो। तो ये जो है यहाँ पर मेनली अगर आप बोलो ना गैसियस एक्सचेंज कहाँ परफॉर्म होती है, वो इन्हीं एल्व्यूलस के अंदर होती है। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ निमोटोसाइट्स मौजूद हैं। मेनली गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर परफॉर्म होता है। इतना लंबा सफर तो वो सिर्फ अभी तक यहाँ से गई, फिर वो लैरिंक्स से होते हुए ट्रैक, अब फाइनली वो जब एयर सैक्स के अंदर इंटर हुई तो मेनली गैसियस एक्सचेंज जो है ना उसकी वो यहीं पर ही परफॉर्म हुई। आफ्टर, और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर 2 निमोटोसाइट्स मौजूद हैं, 2 टाइप्स होते हैं। ये क्या है, इनको डिस्कस करेंगे इन द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिक फंक्शन क्या था इन स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो कि जितने भी गैसियस एक्सचेंज के अंदर आपके पास ऑर्गेनीज या ऑर्गन्स मौजूद हैं उन सबको हमने एक बेसिक लेयर स्ट्रक्चर के तौर पर देखा। अब हम इनका मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं कि ब्रीथिंग बेसिकली किस मैकेनिज्म के अंडर टेक्स प्लेस करती है। So friends, let's discuss about the mechanism of breathing.
अब ब्रीथिंग के स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ब्रीथिंग मेनली टेक्स प्लेस किस तरह से करती है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि एक्सचेंज होता है गैसेस का। सबसे पहला काम जो हमारे पास होता है वो क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड योर लंग्स। इट मेनली क्या हम इस तरह बोल सकते हैं कि ये 15 to 20 टाइम्स। सबसे पहली बात क्या कि गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द लंग्स। इट 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। हर एक मिनट के अंदर 15 से 20 बार आपकी जो एनवायरनमेंट के और आपके लंग्स के दरमियान एक्सचेंज होता है गैसेस का। पर मिनट भी लिख देते हैं हम यहाँ पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर आप 15 से 20 बार 15 to 20 टाइम्स आपकी बॉडी जो है वो गैसेस की एक्सचेंज करती है एनवायरनमेंट के साथ। उसके बाद जब अब गैसेस का एक्सचेंज हो गया, ठीक है, सांस ले ली आपने, अब लंग्स के अंदर आ गई वो हवा। अब वो हवा आई, अब लंग्स कहाँ भेजेगा उसे, अब फोर्सली ब्लड की तरफ। और ठीक है जी, अब वो ब्लड फिर गैसेस को कहाँ लेकर जाएगा, जहां जहां उसकी जरूरत होगी। सबसे पहले आया लंग्स के अंदर, अब लंग्स जो है एक्सचेंज करेगा ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड योर ब्लड। गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है अब किसके दरमियान, आपके लंग्स और आपके ब्लड के दरमियान। या आप ऐसा बोल सकते हो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस बिटवीन द लंग्स एंड योर बॉडी पार्ट्स। क्योंकि ऑफ कोर्स ये ब्लड जो है अगर वो गैसेस को लेकर अपने अलोंग जा रहा है तो उसने हर बॉडी पार्ट पर जहां जहां उस गैसेस की जरूरत, अब जिस तरह के आपको पता है कि हमारे जो सेल्स हैं, हमारे कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की नीड होती है। ऑफकोर्सली हमारे ज्यादातर ऑर्गन जो हैं वो उनको ऑक्सीजन की नीड है, स्पेशली योर स्केलेटन मसल सेल्स। इन सबको तो उन सब तक पहुंचने के लिए ब्लड ही हमारे पास एक वाहिद तरीका है, ठीक है जी। उसके बाद अब ब्लड और हो गए, ब्लड तक पहुंच गया, अब फिर वो ब्लड से जाएगा मजीद, अब कहाँ एक्सचेंज होगा, अब होगी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन योर लंग्स एंड हम ऐसा बोल सकते हैं ब्लड। अब ब्लड की बारी आई, ब्लड और उसकी ब्लड टिश्यूज। अब वो जो भी आप बोल सकते हैं, हम अगर बॉडी टिश्यू बोले, ब्लड से लेकर अब कहाँ जाना है, गैसेस गैसेस साफ ट्रांसपोर्ट होंगी ब्लड से फिर बॉडी टिश्यूज की तरफ। ऑफ कोर्स अब वो टिश्यू तक पहुंच चुकी है, टिश्यू सेल्स तक। अब वो कहाँ जाएंगी, आपके सेल्स की तरफ। अब उसने कहाँ जाना है, टिश्यू से सेल्स, और जहां हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है टू गेट द एटीपी। ऑफकोर्स अब हमें एटीपी की भी तो नीड है, उसके लिए फिर वो हमारी जो बॉडी है वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस परफॉर्म करवाती है टू गेट द एटीपी, ठीक है जी। तो ये मैकेनिज्म हो गई। सबसे पहले आपने सांस लिया, उसमें से गैसेस जो थी वो आपके अंदर चली गई। हमने डिस्कस किया था कितना % गैसेस होती है, कितना। अब वो आपके अंदर चली गई, सपोज करें आपके लंग्स तक पहुंच चुकी है। अब लंग्स जो है वो उसको ब्लड की तरफ ट्रांसफर करेगा। उसने क्या किया, ब्लड की तरफ ट्रांसफर किया। अब ब्लड में फिर बॉडी टिश्यूज, अब टिश्यूज में सेल, और वहां पर फाइनली हमें एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट हासिल हुआ जो कि है आपका एटीपी। ये तो हमने ओवरव्यू देखा। अब जनरल आ जाओ, अब जनरली बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आपको पता हो तो हमारी बॉडी के अंदर मेनली दो चीजें होती हैं, एक होती है इंस्पायरेशन, एक होती है एक्सपायरेशन ऑफ द गैसेस। तो नाउ इंस्पायरेशन, सबसे पहले आप जब गैसेस को इनहेल करते हो तो इनहेलेशन के प्रोसेस को हम इंस्पायरेशन भी बोलते हैं, इनहेलेशन। और ऑन द अदर हैंड एक्सपायरेशन हम एक्सहेलेशन के प्रोसेस को भी बोलते हैं। आप गैसेस को अंदर लेते हो तो उस प्रोसेस को हम ऑफ कोर्स इंस्पायरेशन कहते हैं,
और उन्हीं गैसेस को जब आप बाहर छोड़ते हो तो उन्हें हम एक्सहेलेशन यानी एक्सपायरेशन बोलते हैं। यानी इंस्पायरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, मेनली वी आर टेकिंग इन एयर, ऑन द अदर हैंड in the process of expiration we exhale the air। तो बहुत सी बेसिक बात है ये, इसमें कोई टिपिकल थिंग ही नहीं थी। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एक चीज कंफ्यूज करती है, वो आता है आपके पास। अब सपोज करें दिस इज योर लंग्स, आपको भी पता है लंग्स के ठीक नीचे वाले एरिया को हम बोलते हैं डायफ्राम। ये रहा आपका डायफ्राम। अब जो डायफ्राम है बेसिकली एक कॉन्टैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जब आप एक्सपायर करते हो, और यानी कि आप जब बाहर निकालते हो सांस तो ये रिलैक्स होता है, ठीक है। और जब आप अंदर लेते हो सांस तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या मतलब, जब आप इसको प्रैक्टिकली अगर करना चाहें तो आप अपने जस्ट लंग्स के नीचे आप अपना हाथ पुट करें, ठीक है। अब आप गहरी सी सांस लें, आप जैसे ही सांस लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज अंदर की जानिब गई है, ठीक है। तो आपके वो सांस लेने के बाद जब वो चीज अंदर की जानिब जाएगी, जो जा रहा है वो बेसिकली हम उस पोर्शन को डायफ्राम बोलते हैं। और इन द केस ऑफ द इंस्पायरेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास जो डायफ्राम है, डायफ्राम यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके केस में, याद रखिएगा इंस्पायरेशन के केस में। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो बिकम लेस डोम शेप, बिकम लेस डोम शेप। ये आपके पास एक हमारे पास अब अभी जो मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है, ये आपके पास एक डोम शेप को जाहिर कर रहा, यानी कि अभी इस वक्त जो बॉडी है वो एक्सपायर कर रही है गैसेस को। डोम शेप हमें पता है ना, इस तरह का कुछ डोम शेप बनता है। तो ये जो डोम शेप बनना है ये हमारे पास एक्सपायरेशन की मुशाहबत करता है, और अगर आप इसी को रिमूव कर दो तो ये हमारे पास इंस्पायरेशन की प्रोसेस बताता है कि अभी बॉडी जो है वो इंस्पायर कर रही है। यानी कि ऑन द अदर हैंड हम एक्सपायरेशन के दौरान ये बोल सकते हैं कि डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होगा या वो बिकम डोम शेप, या वो कुछ डोम शेप की तरह बन जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास जो है वो इंटरकोस्टल मसल्स भी मौजूद हैं लंग्स के, ऑफ कोर्स भी हैं। डायफ्राम के याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं आपके, इंटरकोस्टल मसल्स, it also contract in the case of inspiration। on the other hand एक्सपायरेशन के केस में ये भी रिलैक्स हो जाते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स जो कि डायफ्राम से हमारे पास एसोसिएटेड हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन द केस ऑफ द इंस्पायरेशन, वाहिल इन द केस ऑफ द एक्सपायरेशन इट रिलैक्सेस। इसके बाद हमें पता है हमारा लंग्स, उसके इर्द गिर्द आपके बॉडी के पास क्या मौजूद है, रिब केजेस। आपके लंग्स एक स्पॉन्जी मटेरियल है जिसको इन हड्डियों के ढांचे में पैक करके रखा गया है। अब उन हड्डियों को हम बोलते हैं रिब, जिनके हमारे पास ऑफ कोर्स ये 12 पेयर्स होते हैं, इनके हमारे पास रिब्स हैं। ये इनके हमारे पास 12 पेयर्स हो गए होते हैं। अगर हम इनकी सेपरेटली बात करें तो हमारे पास 24 होती हैं। सो इन द केस ऑफ द इंस्पायरेशन याद रखिएगा रिब्स, आप इसको प्रैक्टिकली करो, प्रैक्टिकली आप अपनी हड्डियों पर हाथ रखें। अब आप इंस्पायर करें, आप सांस को अंदर लें। आप जैसे ही सांस को अंदर लोगे आपको रिब्स जो है वो मूव होती हुई महसूस होंगी, अपवर्ड की तरफ और आउटवर्ड की तरफ। रिब्स मूव फॉरवर्ड एंड रिब्स जो है वो पहले थोड़ा सा ऊपर होती हुई नजर आएंगे, फिर वो थोड़ा सा आपको बाहर निकली हुई नजर आएंगी,
ठीक है, आपको ऐसा महसूस होगा। ऑन द केस ऑफ द एक्सपिरेशन, जब आप इस तरह करोगे तो वो आपको कुछ ऐसी मूवमेंट नजर आएगी, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, यानी कि दोबारा जो रिब्स हैं वो दोबारा नीचे आने फील होंगी आपको और अंदर की जाने जाते हुए फील होंगी। ठीक है जी, ये थोड़ी सी रिलेटेड टर्म्स हैं वो आपने याद रखनी है कि आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि बताएं क्या होगा ड्यूरिंग द इंटरकोस्टल मसल। So you will be able to answer if you have a cleared concept. अब हम थोरेक्स की बात करें तो थोरेक्स याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ द थोरेक्स, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स in the case of the expiration it increases, ये बढ़ता है वॉल्यूम, और on the other hand it decreases। थोरेक्स जो है आपके बॉडी पार्ट, तो यहाँ पर आप जब इंस्पायर करते हो तो उसका वॉल्यूम आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आता है, बट व्हेन यू रिलैक्स, जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो वो डिक्रीज हो जाता है दोबारा वॉल्यूम। ठीक है जी, और इसके बाद है हमारे पास इंट्राथोरेसिक प्रेशर। प्रेशर क्या होगा इस थोरेक्स के ऊपर, इंट्राथोरेसिक प्रेशर, याद रखिएगा इन द केस, प्रेशर यानी कि प्रेशर के साथ वो थोरेक्स जो है वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। इन द केस ऑफ इंस्पिरेशन इसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, एंड इन द केस ऑफ एक्सपायरेशन इट इंक्रीजेस। क्या मतलब, अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो थोरेसिक वॉल्यूम को भी डिक्रीज होना चाहिए, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो थोरेसिक वॉल्यूम को भी इंक्रीज होना चाहिए। ऑफकोर्स ऐसा नहीं होता, वॉल्यूम आपके थोरेक्स पर जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है जबकि उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है in the case of inspiration, while in the case of the expiration it decreases, वॉल्यूम डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। जैसे कि हमें पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर का हमेशा से इनवर्स रिलेशन है। ठीक है जी, अब वो उन बातों की तरफ नहीं जाते। अब हमारे पास है ईयर की मूवमेंट। मूवमेंट कैसे होती है, ऑफकोर्स जब आप एक्सपायर करोगे तो ईयर जो है वो अंदर की जाने आएगी, जब आप एक्सपायर करोगे तो ईयर बाहर की जानी जाएगी। आप अगर एडिशनल पॉइंट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो। लंग्स की अगर हम बात करें तो हम अक्सर बोलते हैं कि इन द केस ऑफ इंस्पिरेशन लंग्स जो है वो हमारे पास इनफ्लेटेड हो जाते हैं। लंग्स इनफ्लेटेड की शेप वो ले लेते हैं, और ऑन द केस ऑफ द एक्सपायरेशन लंग्स डिफ्लेक्टेड, लंग्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं इन द केस ऑफ एक्सपायरेशन। ठीक है जी, और अगर हम इनके प्रोसेस की बात करें कि ये एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव, तो इंस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो आप याद रखिएगा कि ये हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताएं which one of the following is the passive process, एक्सपायरेशन एंड इंस्पिरेशन। तो ऑफ कोर्स हमारे पास जो एक्सपायरेशन है वो पैसिव प्रोसेस है, और जो हमारे पास इंस्पिरेशन है वो हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है जी, ये तो बात हो गई हमारे पास कि मैकेनिज्म किस तरह परफॉर्म हो रहा था। इंस्पिरेशन हुई, डायफ्राम आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, और वॉल्यूम ऑफ द थोरेक्स भी इंक्रीज हुआ, और बाहर द प्रेशर ऑन दिस डिक्रीज होगा, और एक्सपायरेशन के दौरान हमारे पास डायफ्राम है वो रिलैक्स होगा। ठीक है जी, और उसकी मूवमेंट डाउनवर्ड एंड इनवर्ड होगी, और वो रिलैक्स होने की सूरत में हमारे पास जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हुए, और जबकि हमारे पास जो वॉल्यूम था वो डिक्रीज हुआ और उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो ये हमारे पास की प्रॉपर्टीज एक्सपायरेशन की। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर लंग्स का वॉल्यूम जो है वो किस तरह से ट्रेवल करता है। अब हम लंग्स के प्रोसेस वॉल्यूम को हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ठीक है जी, लेट्स प्लॉट अ ग्राफ।
यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ है। अब ये आपके पास ग्राफ, अब ये ग्राफ हम किसके दरमियान प्लॉट कर रहे हैं, वॉल्यूम और टाइम के दरमियान। यहाँ पर इस साइड हमारे पास वॉल्यूम होगा और इस साइड हमारे पास टाइम होगा, यानी along the x axis we have gotten a time and along the y axis we have gotten a volume of the lung. मैक्सिमम याद रखिएगा, ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द जीरो एंड एंड हो रहा है 5000 ml तक, ठीक है जी, 5000 मिलीलीटर। चलें जी ग्राफ को स्टार्ट करते हैं। सपोज करें ये है आपके पास 1000, 2000 and this one is your 2500 मिलीलीटर। फिर आपके पास 3000 तक तो समझ लेते हैं हम, ये 4000 हो गया और वो 5000। अब आपने सांस लेना स्टार्ट किया। आपको पता है आप सांस कहाँ से लेना स्टार्ट करते हो? मिनिमम आप सांस लेना स्टार्ट करते हो चाहे वो जहां से भी करें, सपोज कर लेते हैं यहाँ, लेकिन आप मैक्सिमम वॉल्यूम हमेशा याद रखिएगा आप इनहेल कर पाते हो ओनली 2500 मिलीलीटर एक सांस के अंदर। आप एक गहरी सांस लें, अगर आप बैठे हो बिल्कुल रेस्ट कंडीशन पर हो, रेस्ट कंडीशन पर, ठीक है जी, आप भाग नहीं रहे, रेस्ट कंडीशन पर, आप रेस्ट कंडीशन पर अगर गहरी सांस लेंगे ना तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो 2500 मिलीलीटर तक इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर आपने सांस छोड़ दी, फिर आपने दोबारा इनहेल किया, फिर आपने सांस छोड़ दी। अब क्या हुआ, यहाँ तक तो ठीक। अब आपने क्या किया, भागना शुरू कर दिया। अब आप भाग रहे हो, स्पीड से भाग रहे हो, आपकी सांस जो है ना वो फूलना शुरू हो गई है। अब आपकी सांस जो है आपको पता है वो कितना मैक्सिमम वॉल्यूम आप कवर करोगे, अब आप करोगे मैक्सिमली 5000 मिलीलीटर, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाती है जब आप भागना शुरू करते हो। अब आप भागे, आपके अंदर लेवल, जो मैक्सिमम लेवल की बात कर रहे हैं हम, एक एग्जैक्टली हम लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। अब आप भागे, आपने अप्रोक्सीमेटली कितना 5000 मिलीलीटर तक आप अपने वॉल्यूम अपने अंदर ले चुके हो। फिर ऑफ कोर्स वो डिक्रीज होगा। अब ये चलता रहा है ग्राफ, सपोज कर लेते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैक्सिमम वैल्यूज की। ये कितनी भी हो सकती है, हम सपोज कर ले हमने इसको ड्रॉ कर दिया 4500 समथिंग, ये ग्राफ जो है वो हमारे पास यहाँ तक आ रहा है, इसकी हमें कोई फिक्र नहीं, हमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यूज को ही याद रखना है कि मैक्सिमली जब आप भागते हो तब आप 5000 ml तक इनहेल कर लेते हो एयर को, वाहिल एट द रेस्ट, जब आप रेस्ट पर होते हो, इस कंडीशन में आप क्या हो, रेस्ट पर हो, और इस कंडीशन पर आप रन कर रहे हो, भाग रहे हो, ठीक है जी। तो इट याद रखिएगा, इट्स नेवर बी एक्सहेल एट एनी कॉस्ट। ये जो एयर है वो जब आप भाग रहे हो तब वो एक्सहेल नहीं होती इतनी इजीली से, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी कि क्या मकसद इसका, आपने एक्सहेल किया, अब हमने एक्सेलेरेशन की बात कर ली थी, क्या सॉरी इंस्पायरेशन की बात कर ली थी, हमने कितनी इंस्पायर की थी। अब आपने सपोज करें आपने 2500 मिलीलीटर तक आप उस हवा को एब्जॉर्ब कर चुके हो। अब आप मुझे बताओगे कितना आप उसको बाहर छोड़ते हो। आपने जब उसको बाहर छोड़ा ना, तब ये जो ग्राफ था ये हमेशा मिनिमली 1500 यानी कि 1500 मिलीलीटर हमेशा आपकी बॉडी के अंदर हवा रह जाती है। आप सिर्फ और सिर्फ 1000 तक, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हमारे पास है 1000 मिलीलीटर तक आप एक्सहेल करते हो। आपने इनहेल कितना किया, 2500, और आपने दोबारा एक्सहेल कितना किया, पहले आपने इनहेल किया 2500 मिलीलीटर, फिर आपने एक्सहेल किया 1000
मिलीलीटर, यानी कि आपके पास अभी भी हवा जो लंग्स के अंदर रह जाएगी वो होगी, उसका जो वॉल्यूम होगा वो आपके पास 1500 मिलीलीटर होगा। याद रखिएगा ये कंडीशन हमारे पास रेस्ट के अंदर भी हो सकती है और आप जब भाग रहे हो तब भी हमारे पास ये कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है जी। लेकिन रेस्ट के अंदर ना ये कंडीशन जो है वो कंपल्सरी है। ये एक पॉइंट जो है वो आपने याद रखना है कि रेस्ट के अंदर ये हमारे पास जो कंडीशन है इट इज कंपल्सरी और वी कैन से इट नेवर बी चेंज्ड, ठीक है। अब आपने लंग्स में मैक्सिमली कितनी, ये आपके पास अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आपका लंग्स मैक्सिमली कितने हद तक एब्जॉर्ब कर सकता है वॉल्यूम ऑफ द एयर, तो आप क्या आंसर करोगे? उसने आपको कोई कंडीशन नहीं बताई कि आप रेस्ट पर हो या भाग रहे हो, तो आप आंसर करोगे ऑफ कोर्स 5000 मिलीलीटर, क्योंकि मैक्सिमली हमारे पास वो रेंज आई थी। और रही बात वाइटल कैपेसिटी की, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, आपके लंग्स की वाइटल कैपेसिटी एयर वॉल्यूम को रेजिस्ट रखने की है वो है 3500 मिलीलीटर। बाकी ग्राफ हमारा उधर उधर चलता रहता है, कभी रेस्ट कभी वो, लेकिन ये वाइटल कैपेसिटी वाली वैल्यू जो है वो कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है जी। यानी इट मेंटेन्स द वॉल्यूम ऑफ द एयर, जितना आपने इंस्पायर किया या एक्सहेलेशन कर रहे हो आपकी ये वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि आपकी वाइटल कैपेसिटी इतनी है। अब आप रेस्ट पर हो तो कंडीशन अलग है, आप भाग रहे हो तो कंडीशन, लेकिन वाइटल कैपेसिटी सेम रहेगी। मेरी बातों का मकसद यही था सर। अब हम आते हैं कि ब्रीथिंग का रेगुलेशन बेसिकली किस तरह से होता है बॉडी के अंदर। So now let's discuss about the regulation of the breathing. Breathing basically regulate किस तरह से होती है। So of course हमारे पास टू मेन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, एक सेंट्रल रिसेप्टर्स और दूसरे हैं हमारे पास पेरिफेरल रिसेप्टर्स। अब सेंट्रल रिसेप्टर्स जो है वो रिसेप्ट करते हैं जो डिटेक्ट करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट, CO2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोटॉन आप बोलो या कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। अब सेंट्रल रिसेप्टर्स इन दोनों में से अगर किसी एक चीज को डिटेक्ट कर लिया या आप ऐसा बोल सकते हो, so it will main drive for the ventilation normally, ये जो है वो ड्राइव करवाता है वेंटिलेशन को नॉर्मली, main drive ventilation नॉर्मली। अब अगर हम पेरिफेरल की बात करें तो वो क्या डिटेक्ट करेगा, वो आपके पास जब डिक्रीज आता है, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर के अंदर जब डिक्रीज आता है तब हमारे पास पेरिफेरल रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और इसके साथ साथ वो आपके पास समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयन के थ्रू भी वो कंसंट्रेशन, याद रखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन के थ्रू आपके पास वो एक्टिवेट होते हैं। या अगर हम इनका मेन फंक्शन देखें तो इट इज अ मेन ड्राइव फॉर द वेंटिलेशन बट अंडर हाइपोक्सिक कंडीशंस, वो हमारे पास नॉर्मली करवा रहा था ये मेन ड्राइव फॉर ventilation under hypoxic conditions, ठीक है जी। तो पेरिफेरल रिसेप्टर्स हमारे पास, अच्छा सेंट्रल रिसेप्टर्स जो है वो बेसिकली हमारे पास इनिशिएटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ मेड्यूला, और ऑन द अदर हैंड अगर हम पेरिफेरल रिसेप्टर्स की बात करें तो कैरोटिड, यहाँ बोल सकते हो एरोटिड, कैरोटिड्स या आप एरोटिड बॉडीज भी बोले तो वो उनकी वजह से। अब सेंट्रल रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इट अभी हमारे पास एक्टिवेट हो गए, मेन ड्राइव करवाएगा वेंटिलेशन, जो वेंटिलेशन होती है गैसेस का एक्सचेंज,
नॉर्मली जो परफॉर्म होता है वो हमारे पास सेंट्रल रिसेप्टर्स करवाते हैं। अब ये क्या करेगा, जब इसको डिटेक्ट करेगा ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये रिलीज करवाने की कोशिश करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में से ये रिलीज करवाता है CO2 फ्रॉम ब्लड कॉल आपके सेंट्रल रिसेप्टर्स। एंड ऑन द अदर हैंड जो आपके पास पेरिफेरल रिसेप्टर्स हैं, इट आप बोल सकते हो रीयूज ऑक्सीजन बाय पेशेंट। ये ऑक्सीजन की रीयूज करवाने में हेल्पफुल करता है आपके पास जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स हैं। अब ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली आपके पास कैरी किस तरह करता है वो देखते हैं। कैरेज ऑफ ऑक्सीजन, सबसे पहली बात ऑक्सीजन जो है वो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन ट्रेवल करता है इनटू द ब्लड। अब ये तो बात हमें पता है कि वो हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ ही ट्रेवल करने के काबिल है। और जिस ऑक्सीजन जिस ब्लड के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, ये तो सबको पता है। अब ये हेमोग्लोबिन कहाँ से आया, ये हमारे ब्लड के अंदर मौजूद था। और ऑक्सीजन ऑफ कोर्सली इट इज फ्रॉम द एयर, या ये फ्री ऑक्सीजन है जो कि कंबाइन हो रहा है यहाँ पर। ये क्या है, ये फ्री ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है जो कि आपके ब्लड के अंदर आया है। अब इसकी ये इनहांस करेगा एबिलिटी टू ट्रांसफर इन ब्लड ड्यू टू द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन द ब्लड। किस तरह से, अब देखते हैं। सपोज ये आपके पास एक एल्वुलाई है, ये एल्वुलाई का मॉलिक्यूल है। अब हमें पता है कि ब्लड से अंदर यहाँ पर क्या जाना है, यहाँ पर हमारे पास जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और मेनली ऑक्सीजन जो है वो ट्रेवल करता हुआ आ रहा है ब्लड की तरफ। अब ब्लड के अंदर जब ये आया तब ये किसके साथ कंबाइन होगा, H2 मॉलिक्यूल के। यहाँ पर ये एल्वुलस के अंदर हुआ क्या, यहाँ पर उसने ऑक्सीजन को भेजा ब्लड के पास और बाकी रिमेम्बरिंग कार्बन को उसने दोबारा भेज दिया एक्सहेलेशन के लिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास लेयर्स मौजूद हैं। ऑफ कोर्स ये एल्वुलाई के अंदर भी हमारे पास टू लेयर्ड मेम्ब्रेन है और वो जो कैपिलरी है जो कैरी कर रही है वो भी टू लेयर्ड है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताएं हाउ मेनी membranes the blood have crossed, यहाँ पर ब्लड ने कितनी मेम्ब्रेन्स को क्रॉस किया, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। या अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो एल्वुलाई से लेकर जब वो कैपिलरी के अंदर आया तो कितनी उसने लेयर्स को क्रॉस करते हुए आया, वो 44 आप जवाब दोगे। ये सारी चीजें हम डिस्कस करके आ चुके हैं हमारे लास्ट वीडियोस लेक्चर्स के अंदर। हम अच्छे से पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में कि किस तरह से वो मेम्ब्रेन, स्पेशली हमारा सेल मेम्ब्रेन का जो टॉपिक था उसके अंदर हमने एल्वुलस की ही एग्जांपल को देखा था। ठीक है जी, सो आई एम नॉट रिपीटिंग हियर अगेन बिकॉज वी हैव नॉट इनफ टाइम। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्या सिर्फ हमारे पास हीमोग्लोबिन के थ्रू ही ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन? नो, सम ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड फ्रीली while some oxygen is carried with the hemoglobin। या आप ऐसा बोल सकते हो कि 19.6% किस पर एट द सी लेवल, एट सी लेवल पर 90% वॉल्यूम जो है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करता है। हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करता है अपने साथ ऑक्सीजन को। और जो फ्री यानी कि अब हमारे पास फ्री ऑक्सीजन उसके अंदर तो नहीं होगी, ब्लड के अंदर अब हमारे पास फ्रीली फॉर्म नहीं होगी, लेकिन 0.3% ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म में मौजूद है। ये परसेंटेज छोटी छोटी से जो है वो याद रख लीजिएगा कि 0.3% बाय वॉल्यूम। अगर एक 100 मिलीलीटर ब्लड है तो उस 100 मिलीलीटर का 0.3% जो है वो डिसॉल्व फॉर्म उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगी और 19.6 मोल वॉल्यूम
हमारे पास जो हीमोग्लोबिन के साथ वो कैरी करेगा। ठीक है जी। तो जो डिजोल्व है वो कहाँ जाएगी और हीमोग्लोबिन वाली कहाँ जाएगी? सबसे पहले हम डिजोल्व वाली की बात करते हैं। तो डिजोल्व जो हमारे पास ऑक्सीजन है बेसिकली इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को मेंटेनेंस के लिए हमारे पास जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो रिस्पॉन्सिबल है। ऑन द अदर हैंड अगर हम हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल की बात करें जो हेमोग्लोबिन के साथ एसोसिएटेड है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास अब कंडीशन आ जाती है। एक आती है हमारे पास एनीमिया, एक आ जाती है हमारे पास पॉलीसिथेमिया। अब एनीमिया जो है, एनीमिया ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं जिसके अंदर जो है वो ब्लड लेवल डिक्रीज हो जाए। उससे पहले सबसे पहले हमें डिस्कस करना है क्या कि हेमोग्लोबिन जो है ना उसके अंदर ऑक्सीजन हमारे पास मेनली टू टाइप्स के थ्रू ट्रेवल करती है। एक हमारे पास कंसंट्रेटेड हेमोग्लोबिन और दूसरा हमारे पास सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन। एक कंसंट्रेटेड, एक सैचुरेटेड। हम ये जो टाइप्स पढ़ रहे हैं हम कंसंट्रेटेड की बात कर रहे हैं कि हेमोग्लोबिन का जो स्पेशली जो कंसंट्रेटेड हेमोग्लोबिन जो है हमारे पास ब्लड हेमोग्लोबिन, ऑक्सीजन में हेमोग्लोबिन, वो हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। सैचुरेटेड क्या है? सैचुरेटेड हेमोग्लोबिन वो जो कि 8 सी लेवल पर इट इज 98% सैचुरेटेड। ये 98% तक सैचुरेटेड होती है सी लेवल पर। और कंसंट्रेशन की बात करें जो हमारे पास कंसंट्रेटेड होगी हीमोग्लोबिन विच इज बाउंड विद द ऑक्सीजन, तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक एनीमिया एक पॉलीसिथीमिया। अब पॉलीसाइथीमिया जो है ये हमारे पास एक डिक्रीज फॉर्म है और ये इंक्रीज, यानी कि अगर आपके पास ज्यादा आ जाती है, एक इंक्रीज कैपेसिटी आ जाती है तो हमारे पास इंक्रीज कैपेसिटी तो हमारे पास आ गई पॉलीसिथीमिया। व्हाइल ऑन द अदर हैंड एनीमिया जो है वो हमारे पास एक डिक्रीज कैपेसिटी, यानी इसके अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं होगी हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की। ठीक है जी। और अगर हम इसके कंडीशन मजीद देखें तो इसके अंदर जो आरबीसीज हैं, याद रखिएगा आरबीसीज जो है पॉलीसिथीमिया के केस में वो इंक्रीज होंगे, हमारे पास ज्यादा आरबीसीज होंगे, आरबीसीज हमारे पास इंक्रीज होंगे। इन द केस ऑफ एनीमिया आरबीसीज आर आल्सो डिक्रीज। ठीक है जी। अब ये तो बात हो गई हमारे पास हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन हाई ट्रेवल किस तरह से कर रही है। कुछ मेन पॉइंट्स जो आपने याद रखनी है। पहली बात क्या कि मैक्सिमम ऑक्सीजन की कैपेसिटी इज 20 ml। ऑक्सीजन की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, मैक्सिमम ऑक्सीजन की हमारे पास है वो है 20 ml, 20 मिलीलीटर। इसके अंदर अगर आपके पास कोई 100 लीटर ब्लड है तो उसके अंदर हमारे पास 20 मिलीलीटर ब्लड ऑक्सीजन मौजूद होगा, अगर तो वो ब्लड 100% सैचुरेटेड है। बट याद रखिएगा कि हमारा ब्लड जो है वो सी लेवल पर 98% होता है। हम आपको ये थोड़ी छोटी सी बातें जो है वो हिट कर रही हूँ माइंड में, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। मैक्सिमली अगर सपोज करें हमारे पास 100 लीटर ब्लड मौजूद है, मिलीलीटर ब्लड, तो उसमें से जो 20 मिलीलीटर है वो हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद होगी ब्लड के अंदर। बट केस कंडीशन क्या है कि अगर वो 100% सैचुरेटेड हो। अब असल दुनिया की तरफ आते हैं। असल दुनिया में क्या है कि 8 सी लेवल हमारा ब्लड जो होता है ना वो मैक्सिमली हमारे पास 80% सैचुरेटेड है, इसीलिए हमारे पास 19.6% ओवर 100 ml, यहाँ इसको बोल सकते हैं 19.6 ml के करीब आपके पास जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है ब्लड के अंदर। ये एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है और वो एक जनरल टर्म है, आप ऐसा बोल सकते हैं।
ठीक है जी, यानी कि HB एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कैन कंबाइन विद द 1.3 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम HB कैन कंबाइन 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। ये भी आपने याद रखना है, यानी अगर आप 15 ग्राम ले रहे हो हीमोग्लोबिन तो आपके पास क्या होगा, फिर आप 1.35 को मल्टीप्लाई कर दोगे 15 के साथ, ठीक है जी। यानी कि अगर आपके पास 15 ग्राम HB है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1.34 के साथ और आपके पास जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो आएगा 20 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ द ब्लड, यानी कि 15 ग्राम मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली हमारे ब्लड के अंदर 15 ग्राम HB हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन करता है अपने साथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की वॉल्यूम क्या है ब्लड के अंदर, इट इज 20 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर, अगर तो आपके पास ब्लड जो है वो 100% सेचुरेटेड है, वरना ऐसा हकीकत में नहीं होता। 8C लेवल पर हमारे वाला ब्लड जो है वो 98% सेचुरेटेड है, इसीलिए उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है आपके पास क्या है, इट इज योर 19.6 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर। अब ये फैक्टर्स को आप कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि जो कि अफेक्ट कर सकते हैं हीमोग्लोबिन की अफिनिटी विद द ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन के ताल्लुक को, इसके ताल्लुक को अफेक्ट कर सकते हैं विद ऑक्सीजन। लेट्स डिस्कस इट्स। तो अब एफिनिटी को HB जो हमारे पास हाइड हेमोग्लोबिन है उसके ताल्लुक विद द ऑक्सीजन, उसको कौन कौन अफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कंसंट्रेशन, जो हमारे पास टेम्परेचर है। अच्छा, सबसे पहले टेम्परेचर, टेम्परेचर याद रखिएगा, जो टेम्परेचर है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिनिटी। टेम्परेचर जितना आप बढ़ाते जाओगे उनका ताल्लुक कमजोर पड़ता जाएगा, किसका, हेमोग्लोबिन का विद ऑक्सीजन, यानी कि टेम्परेचर जो है वो डिपेंड करता है इनवर्सली। इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें टेम्परेचर जो है वो लो चाहिए, वी नीड लो टेम्परेचर, ठीक है जी। बट किसके केस में, लंग्स की हद तक, लंग्स में हमें लो टेम्परेचर चाहिए। वाइल अगर हम बात करें टिश्यूज की, टिश्यूज लेवल पर जबकि हमें HB जो बॉन्ड है वो तोड़ना है टिश्यूज के लेवल पर। अब आपको पता है HB के मॉलिक्यूल जो है वो जो ऑक्सीजन को बांधे अपने साथ लेकर आ रहा है लंग्स तक, तो ठीक है हमें लो टेम्परेचर चाहिए ताकि एफिनिटी उनकी मजबूत बनी रहे। अब टिश्यूज पर हमें चाहिए कि HB का मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाए उससे। अब इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑफकोर्सली हम उसके अपोजिट फैक्टर्स के जाएंगे, यानी कि हमें अब यहाँ पर हाई टेम्परेचर की नीड है, वी नीड हाई टेम्परेचर। अब बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यू मस्ट रिमेंबर पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर है वो भी इनवर्सली डिपेंड ऑन द एफिनिटी, यानी कि एफिनिटी अगर आपने मजबूत रखनी है तो आपने पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी कम रखना है, और लंग्स के लेवल में हमें क्या करना है, हमें मजबूत रखनी है तो हमें यहाँ पे लो चाहिए, और टिश्यूज के लेवल पर हमें हाई चाहिए, क्योंकि हमें वहां पर तोड़ना है, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें वहां पर ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हम उसका प्रेशर जो वो खत्म करना चाहते हैं। अब ये तो बात होती है हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की। पीएच, क्या पीएच भी अफेक्ट करती है एफिनिटी पर, ऑफ कोर्स भी पीएच जो है वो भी अफेक्ट करती है एफिनिटी पर। यानी क्या मतलब, क्या ये एसिडिक पर सर्वाइव करेंगे या बेसिक पर। तो याद रखिएगा कि लंग्स के लेवल पर पीएच जो है वो मोर देन होनी चाहिए H आयन, मोर देन H आयन, and on the tissues level it will be lower than
H प्लस आइन, H प्लस यानी कि हाइड्रोनियम आइंस है वो लो होना चाहिए एट द टिश्यू लेवल, ताकि उनका जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक डाउन हो सके वहां पर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ लेवल्स थे जो कि उनके ताल्लुक को अफेक्ट कर सकते थे। अब याद रखिएगा एट द लंग लेवल, लंग्स के लेवल पर द इंक्रीज एफिनिटी एंड एट tissues level they try to decrease the affinity with the oxygen। वो एफिनिटी को लंग के लेवल पर अपने एफिनिटी को बरकरार रखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, और यहाँ पर वो डिक्रीज करने की कोशिश में रहेंगे ताकि ऑक्सीजन उनको सेपरेटली मिल सके। अब ये जो बात हो गई कैरेज ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ट्रेवल करती है हमारे ऑल ओवर द बॉडी की तरफ। So now let's discuss about the transport of carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, वो किस तरह से ट्रेवल करता है? सबसे पहली फॉर्म जो है हमारे पास वो है बाइकार्बोनेट, यानी कि वो मेनली इसी सूरत में आपके पास ट्रेवल करता है जिस तरह हम बोल सकते हैं कि 70%, अगर आप बोलो ना कि 70% जो कार्बन है आपके बॉडी के अंदर वो बाइकार्बोनेट्स की सूरत में आपके पास ट्रेवल करता है। अब हम बात करते हैं कार्बो अमाइनो कंपाउंड्स। कार्बो अमाइनो कंपाउंड्स जो हैं, जैसे कि आप के पास है कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन, हमारे पास एक फेमस एग्जांपल मौजूद है कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन। तो ये कार्बो अमाइनो हेमोग्लोबिन जो है उसकी सूरत में भी, अब ये कितना परसेंटेज, इसकी परसेंटेज आपके पास जो है वो है अप्रोक्सीमेटली 20%। जब भी अप्रोक्सीमेटली की बात आ जाए यानी कि कुछ पॉइंट्स का इधर उधर फर्क हो सकता है, ठीक है, हम हमेशा जनरल बात करते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास इसको ब्लड विच छोड़ दें, इसको पहले हम डिजोल्व को देखते हैं। अगर आप डिजोल्व की बात करें कि वो ब्लड के अंदर डिजोल्व की सूरत में घूमता है, यानी कि जिस तरह प्लाज्मा के अंदर आप बोल सकते हो कि प्लाज्मा के अंदर, तो इसकी जो परसेंटेज है वो है 5%। अब बताएं कितना परसेंट बचा? 45%। तो 5% कार्बन जो है वो ट्रांसफर होता है, यहाँ पे से बोल सकते हो इट ट्रेसेस ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ बोल सकते हो किसके कॉम्बिनेशन में? ब्लड के साथ, ब्लड के अंदर पोटाशियम के कॉम्बिनेशन में, पोटाशियम के साथ वो ट्रेवल करता है इनटू द ब्लड, आप बोल सकते हैं, यहाँ बाउंडेड होता है वो ब्लड के अंदर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ परसेंटेज है, अगर हम बोले इसको ब्लड की बजाय हम अगर बाउंडेड बोले तो बेहतर रहेगा। बाउंडेड या बाउंड विथ पोटाशियम, पोटाशियम के साथ बाउंड होके वो ट्रेवल करता है। ठीक है जी, अब याद रखिएगा सेल्स, एक एग्जांपल समझते हैं। इससे सेल्स है हमारे पास, सबसे पहले सेल्स है भाई, इन्होंने क्या किया? प्रोड्यूस किया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने प्रोड्यूस किया, सेल्स ने। अब प्रोड्यूस किस तरह से, यानी कि उन्होंने बाहर से इनटेक किया, ये वो सब आप समझ जाइएगा। अब इन्होंने अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ ट्रेवल करेगा? अब वो ट्रेवल करेगा टू द कैपिलरीज, इट विल ट्रेवल टू द कैपिलरी, यानी कि आप बोल सकते हो आरबीसीज के अंदर ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करके गया। RBCs, then it will combine with the water in the presence of carbonic and hydrase। hydrase enzyme जो है, hydrase and carbonic, उनके प्रेजेंस के अंदर ये कंबाइन होता है, कंबाइन विथ H2O, ये वाटर के साथ कंबाइन होता है। अब ब्लड के अंदर आया, वहां पर आपके पास ऑफ कोर्स ही क्या मौजूद होंगे? एक हाइड्रेस एंजाइम और दूसरा कार्बोनेट। कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रेस एंजाइम के थ्रू वो वाटर के साथ कंबाइन होता है जो कि ब्लड के अंदर। अब इट मेक्स देयर वे, यहाँ वैसे बोल सकते हो, ये अब क्या बनाएगा? वाटर के साथ कंबाइन होकर अब ये फॉर्म करेगा कार्बोनिक एसिड्स। अब फॉर्मेशन हो गई भाई कार्बोनिक एसिड की, कार्बोनिक एसिड बन गए, और जो कि आपके पास, आपको पता है कि एक वीक और अनसैचुरेटेड एसिड है। ये हमारे पास क्या है? इंतहाई वीक एंड
अनसैचुरेटेड एसिड है। ठीक है जी, कार्बोनिक एसिड जो है वो आपके पास वीक और अनसैचुरेटेड एसिड है। यहाँ तक तो बात है। अब ये डिसॉल्व होगा, कार्बोनिक एसिड जो है वो अब डिसॉल्व होगा इनटू द प्रोटॉन। अगर ये आपके पास ब्रेक डाउन होती है इसकी, तो अब ये क्या बनाएगा, वो प्रोटॉन यानी कि H9। अब ये कन्वर्ट होगा इनटू द प्रोटॉन, प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ अब जब कार्बोनिक एसिड हमें पता है, अब ये जब ये टूटेगा ना, तो इसके साथ साथ इसके पास कार्बोनिक आयन की भी फॉर्मेशन होगी, जिसे हम HCO3- शुरू करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो CO3- और ये प्रोटॉन, यानी कि ये पहले क्या हुआ, सबसे पहले सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी वो ट्रांसट्रेवल कर गई कैपिलरीज के अंदर उन्होंने हाइड्रेस और कार्बोनिक एसिड के प्रेजेंस के अंदर, कार्बोनिक के प्रेजेंस के अंदर वो कंबाइन हुआ विद द वाटर, एज अ रिजल्ट कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन हुई। और जब इसके ब्रेक डाउन होगी दोबारा, तो हमारे पास प्रोटॉन और कार्बोनिक आयन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। अब कार्बोनिक आयन बन गया, ऑफ कोर्स ही बन गया। अब इट विल मूव टू द अब ये मूव करेगा टू द ब्लड प्लाज्मा। अब ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर जाएगा आपका कार्बोनिक आयन, ब्लड। अब ये गया कहां पर, आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। एज अ रिजल्ट जब ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर जाएगा, तो वहां पर मौजूद जो क्लोरीन है, इट विल मूव टू द आरबीसीज। एज अ रिजल्ट क्लोरीन जो है वो मूव करेगा टू आरबीसीज। अब वो जो क्लोरीन ब्लड प्लाज्मा में मौजूद है वो जाएगा आरबीसीज के थ्रू, आरबीसीज के अंदर। अब आरबीसीज जो है उसके बाद फिर वो इट वेंट थ्रू द कैपिलरीज टू द पल्मोनरी कैपिलरी स्पेशली। अभी अपना वे इट मेक्स योर वे टू द पल्मोनरी कैपिलरी। अब ये गया कहाँ, अब आपके ये गया पल्मोनरी कैपिलरी के पास। पल्मोनरी कैपिलरी क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस की। अब वहां पर फिर ये दोबारा जो कार्बनिक आयन है, इट विल कंबाइन विद द प्रोटॉन। जहां पर जुदा हुआ था, आप कहानी वापस रिपीट करके उसे अपने मोड पर ले आइए। क्या पहले वो जिससे जुदा हुआ था, आप उसी से वो कंबाइन होगा प्रोटॉन आयन। और ऑफ कोर्सली अब ये टूटा जहां से था, कहानी वहीं से शुरू होगी। तो आयन बना, आयन से वो कंबाइन हुआ, तो अगेन क्या बनेगा हमारे पास, कार्बोनिक एसिड। अब आपको पता है क्या होगा, इतना लंबी चौड़ी कहानी क्यों घुमाई गई। अब इसके रिजल्ट में हमारे पास दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी। जब वो बन रहा था तब उसने दोबारा यही चीजें तो एब्जॉर्ब की थी, एक कार्बन आपका कार्बनिक एसिड, या अगर मैं सिंपल वाला में कहूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो कंबाइन हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रेस। और फिर अब वो दोबारा जब टूटेगा तो वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर टूट चुका है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो वो इतना लंबा सफर तय करके आया, कहाँ से आया वो याद रखिएगा, हमने सेल से स्टार्ट किया था उसे। अब वो कहाँ पहुंच चुका है, पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर। पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर आते ही फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट विल डिफ्यूज इनटू द लुमेन ऑफ द एल्विलाई। अब ये जाएगा, डिफ्यूज होगा, बल्कि अगर मैं इसे बोलूं डिफ्यूज होगा इनटू द लुमेन ऑफ एल्विलाई। अगर आप सिंपल वर्डिंग में देखो ना, तो ये एल्विलाई के अंदर जाएंगे। और एल्विलाई हमें पता है कहाँ मौजूद होते हैं, आपके लंग्स के अंदर। तो ऑफ कोर्स भी अब क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की वो बाहर चला जाना है। कहाँ से आया, सेल से ट्रेवल होता 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 आपके पास ये पूरा आखिर में ये एल्विलाई के पास गया और आखिर में उसकी डिफ्यूजन होनी है। ये बात हो रही है हमारी लंग्स लेवल पर, याद रखिएगा लंग्स लेवल। टिश्यूज लेवल पर क्या होगा, टिश्यूज लेवल पर जो डायरेक्शन होगी ना क्लोरीन की, इट विल मूव इनटू द आरबीसीज एंड मूव आउट इन द केस ऑफ द लंग। लंग्स लेवल पर चेंजिंग जहां पर आएंगी, लंग्स लेवल पर
आरबीसीज यहाँ पर लिख देते हैं हम। लंग्स लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट ऑफ आरबीसीज एंड एट द सेल्यूलर लेवल या टिश्यू लेवल अगर आप बोलो तो बेहतर है। टिश्यू लेवल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इट मेक्स देयर वे टू द आरबीसी। ओके स्टूडेंट, तो टिश्यूज के लेवल पर ये जो है वो अब अपनी वे बना चुका है टुवर्ड्स द आरबीसी। यही बेसिक डिफरेंस आपने याद रखनी है। यानी अगर हम एक ओवरव्यू देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा, मैं यहाँ पे छोटा सा एक ओवरव्यू लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड आर्ट्रियल, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो आर्टियल ब्लड के अंदर 50% मौजूद होता है। आर्टियल ब्लड के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 50% मौजूद होता है। वाहिल इन द वीनस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास 50%। क्या मतलब है, मकसद क्या है कहने का, यानी कि आर्टरीज के अंदर अगर आप देखो जानकर तो वहां पर 50%, यानी अगर 100 मिलीलीटर होगा ब्लड का तो 50% उसका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और वीनल यानी कि वेन्स के अंदर 54 होगा, अब सॉरी 54% जो है वो वेन्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो आर्टियल ब्लड के अंदर हम अभी अभी देख कर आए हैं, आर्टियल ब्लड के अंदर इसकी कोई तादाद अच्छी खासी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जस्ट 20% मौजूद होता है। While in the venous it is present only 15%, आप approximate वैल्यू बोल रहे हैं हम, यानी अगर 100 ml होगा तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 15% जो है वो आपका क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या है, these are some amount of the कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इन योर ब्लड। इसीलिए देखें आप गौर से अगर देखें ना तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, और उसी के ज्यादा होने की वजह से आपके पास जो आप बोल सकते हो कि एक जब आप इनहेल करते हो ना एयर को और उसके बाद जब एक्सहेल करते हो, इनहेल करने वक्त हमारे एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 या आप बोल सकते हो 0.04 तक मौजूद होती है, लेकिन जब आप उसको एक्सहेल करते हो ना तो वो 4 टाइम्स ज्यादा हो जाती है, यानी कि वो पूरी 4 बन जाती है। क्या मकसद है मेरे कहने का, जब आपने एक्सहेल किया उसको इनहेल किया था वो 0.04% था, अब जब आप उसको वापस बाहर भेजोगे तो वो 4% हो जाएगा। तो ये जो है वो कहाँ से आई, यानी अब इसकी अगर वैल्यू पर आप गौर करें ना तो ये 100% तक बढ़ चुकी है। इसकी ये 100% इंक्रीमेंट जो है वो किसकी वजह से आई, आपके देख सकते हैं कितने ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बेसिक टर्म वो क्या, कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की अगर हम बात करें कौन कौन से होते हैं आपके पास, ऑफ कोर्सली रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हमारे पास एक ही मौजूद है जिनके, और वो है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपके पास वाहिद है, उसको डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर जब भी पिगमेंट्स की बात आती है तो हमारे पास 2 फेमस पिगमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज योर हीमोग्लोबिन एंड द सेकंड वन इज योर मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ 4 हेम ग्रुप अटैच्ड है और 4 ग्लोबिन ग्रुप। ग्लोबिन आपको पता है कि हम अक्सर प्रोटीन्स को बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन, तो हमारे पास 4 ग्लोबिन जो पार्ट है वो अटैच है एक हेमोग्लोबिन के एक हेमोग्लोबिन और 4 हीम ग्रुप्स। 4 हीम ग्रुप आपको पता है किस तरह से फॉर्म हुए हैं, अगर ये आपके पास एक Fe आयरन का जो है वो सेंटर में है तो इसके साथ 4 टेट्रापायरल रिंग्स अटैच होती हैं। ठीक है जी, इस तरह से कुछ ये आपके पास टेट्रापायरल रिंग्स अटैच होती है। अगर हम आपको याद हो हमने क्लोरोफिल के
टॉपिक के अंदर डिस्कस भी किया था, जब हम उसका एक स्ट्रक्चर देख रहे थे क्लोरोफिल का, तो वहां पर मैग्नीशियम का ग्रुप जो था वो आयरन की जगह पे था मौजूद, और उसको इर्द गिर्द से घेरा हुआ था 4 टेट्रा पायरोल रिंग में। तो हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर 4 ही हीम ग्रुप होते हैं, और हर एक हीम ग्रुप के अंदर एक आयरन, यानी कि आप बोल सकते हो 4 आयरन और 4 टेट्रा पायरोल रिंग्स मौजूद होते हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम ग्लोबिन की बात करें, प्रोटीन की बात करें, तो आपके पास प्रोटीन के 2 अल्फा चेन्स और 2 ही बीटा चेन्स मौजूद होती है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल, यानी कि हमने अमाइनो एसिड्स की तादाद भी याद की थी, इट वाज 571 समथिंग अबाउट अमाइनो एसिड्स। इसके अंदर अमाइनो एसिड्स जो है वो इतने मौजूद थे। ये सारी बातें हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें, अच्छा सबसे पहले इसके फंक्शन, वहां पर जो आयरन है ना वो काम करवाता है बाइंडिंग साइट का। यहाँ पर ये जो आयरन है ना, यही काम करवाता है बाइंडिंग साइट का। बाइंडिंग साइट है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए एंड CO2 के लिए, जो अभी हम डिस्कस करके आए। और अगर हम ग्लोबिन्स की बात करें, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट होती है। यहाँ पर आपके कार्बन डाइऑक्साइड की अटैचमेंट होती है, ठीक है जी। अब हमारे पास है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के अंदर हमारे पास एक ही हीम ग्रुप होता है और एक ग्लोबिन। अगर एक हीम ग्रुप होगा तो एक आयरन और एक टेट्रा पायरोल रिंग और एक ग्लोबिन। अब यहाँ पर जो है मायोग्लोबिन के साथ सम टाइम जो है वो हमारा ऑक्सीजन कभी कभी ट्रेवल कर लेता है, ये हमारा ऑक्सीजन जो है वो शौकिया है, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, अब हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो बेसिकली आपके पास, अगर हम उसके अंदर प्रोटीनियस नेचर की बात करें, तो प्रोटीन, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है और मायोग्लोबिन भी हमारे पास एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन याद रखिएगा ये आपके ब्लड में मौजूद होता है। ये कहाँ मौजूद होता है? ये आपके ब्लड में। ऑन द अदर हैंड मायोग्लोबिन जो है वो आपके मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन, ठीक है स्टूडेंट। और इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें, तो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन ऑक्सीजन को कैरी करना है, लेकिन उसका ग्लोबिन पार्ट जो है वो और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। लेकिन मायोग्लोबिन जो है वो एक इंटरमीडिएट है फॉर द ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू एरोबिक मसल। एरोबिक मसल्स जो है उन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास एक एज अ इंटरमीडिएट की तरह काम करता है आपका मायोग्लोबिन, ठीक है जी। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि जो मसल्स, जो आप बोल सकते हो मसल्स का जो ग्लोबिन है या मायोग्लोबिन, इट इज इंटरमीडिएट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू द एरोबिक मसल्स। अब अगर हम बात करें वापस हेमोग्लोबिन की, तो वो कैरी करता है ऑक्सीजन, हमें पता है, बट इट इंक्रीज 75% एबिलिटी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ये जो है वो इंक्रीज करता है 75% तक कैपेबिलिटी आप बोल सकते हो उसको इंक्रीज करता है ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग मटेरियल 75% तक। ओके स्टूडेंट, तो 75% तक आपके पास कैपेबिलिटी थी। अगर हम नंबर ऑफ प्रोटीनियस चेन्स की बात करें, तो आप देख सकते हो हीमोग्लोबिन के अंदर 4 प्रोटीन चेन्स हैं और मायोग्लोबिन के अंदर एक अदद भी प्रोटीन चेन मौजूद है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं एट अ टाइम, और मायोग्लोबिन के साथ एक ही अटैच हो सकता है, क्योंकि वहां पर एक ही हीम ग्रुप मौजूद है, ठीक है जी। यानी कि एक हीम ग्रुप है तो वो एक हीम ग्रुप एक ही मायोग्लोबिन, यानी मायोग्लोबिन के अंदर हीम ग्रुप है, ऑफ कोर्स उसके साथ एक आयरन अटैच है जो कि अपने साथ एक ही ऑक्सीजन को एट अ टाइम लेकर जाएगा, और हीम ग्रुप आप देख सकते हो 4 आयरन है। अगर हम बात करें एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, एफिनिटी हीमोग्लोबिन की थोड़ी सी लोअर है, इसकी आप बोल सकते हो एफिनिटी जो है वो लोअर है,
while on the other hand myoglobin की affinity लिटिल बिट हायर है, वो थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है जी, हाँ ज्यादा है एज कम्पेयर टू द हीमोग्लोबिन। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं यहीं पर। एक लास्ट चीज रह गई और वो है आपके डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सबसे पहले हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस टीबी, जिसे हम टीबी, इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो इट इज अ इन्फेक्शनस डिजीज मोस्टली इन्वॉल्विंग इन द लंग्स। ये हमारे पास लंग्स के साथ एसोसिएटेड डिजीज है, ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब अगर आप एम्फाइसीमा की बात करो तो एम्फाइसीमा जो है वो डिजीज है जिट इज कंसर्न विद द एल्वुलाई, जिसके अंदर मोस्टली अगर आप बात करो तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है और एल्वुलाई की यहाँ पर ब्रेक डाउन होती है। अब लंग कैंसर के अंदर इट इज यू नो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये लंग्स का, जिसके अंदर जो स्पेशल आपके पास सेल्स हैं जो एल्वुलाई हैं वो ही इन्फेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं इनफैक्ट स्प्रेड बाय लोकल इन्वेजन एंड मेटल्स। ये क्या है हमारे पास, एक मैलिग्नेटेड ट्यूमर है, यानी कि ये आपके पास ट्रांसफर हो सकता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर आपके पास जो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ऐसा ट्यूमर या जो आपके पास वाइड स्प्रेड हो जिसकी रेंज आप उसको कंट्रोल ना कर सको। अब इनकी कॉजेस, इनकी वजह क्या है, कौन इसको कॉज कर रहा है? इसको जो कॉज करता है ना उसे हम बोलते हैं मायो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस को, ठीक है जी। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें जो आपके पास एम्फाइसीमा है उसको आप स्मोकिंग जो करते हैं पेशेंट्स, जो आपके लोग हैं वो स्मोकिंग करते हैं, इसी वजह से उनकी जो एल्वुलाइज है उनकी इलास्टिसिटी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती है। आपको पता है एल्वुलाइज में आपके पास कितने स्पॉन्जी हैं, तो उसका स्पॉन्जनेस जो वो खत्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। ये तो बात हो गई हमारे पास एम्फाइसीमा की। अब लंग कैंसर आपके पास जो है वो एक स्मोकिंग, यानी 10 गुना ज्यादा स्मोकिंग जो है वो चांसेस कर लेते हैं। हर एक स्मोकर अगर वो एक सिगरेट पीता है तो उसके अंदर 10 गुना आ जाती हैं, एक सिगरेट पर उसके अंदर 10 टाइम्स आप बोल सकते हो चांसेस हैं लंग कैंसर होने के, ठीक है। 10% आप बोलो, जिस तरह आप बोलो। अब इनके फीचर्स क्या हैं इनके? पहले ट्यूबरक्लोसिस के अंदर आपको सबसे पहले फीवर होगा, स्पेशली रात के टाइम बहुत ज्यादा आपको फीवर होगा। पहले सबसे पहले हम इसकी कॉजेस फीचर्स लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, हम उस पेशेंट को फीवर होगा स्पेशली एट नाइट टाइम, और दूसरी बात तो उसको कफ होगी विथ स्पेक्ट्रम, बहुत ज्यादा उसको कफ होती है विद स्पेक्ट्रम, बार बार उसको स्पेक्ट्रम आ रहा होता है, ठीक है। कौन? टीबी के पेशेंट्स को। और ऑन द अदर हैंड एम्फाइसीमा की अगर हम बात करें, याद रखिएगा टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है, और एम्फाइसीमा की अगर हम बात करें तो एम्फाइसीमा के अंदर एक्सहेलेशन के अंदर प्रॉब्लम, यानी कि हवा अंदर तो चली जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जब हवा अंदर जाती है तो एल्वुलाई, लेकिन एल्वुलाई जब फूलते हैं तो उनको वापस सुकड़ना उनका बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ठीक है जी। डिफिकल्ट इन एक्सहेलेशन, बाहर सांस निकालने में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। अगर आप इनको एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना इस प्रोसेस को, तो आप अपनी गहरी सांस लें अंदर की तरफ, अब उसको आधा छोड़ें, फिर उसको गहरी सांस लें, फिर उसको आधा छोड़ें, फिर और ज्यादा सांस लें, फिर उसको आधा छोड़ें। इस तरह अगर आप करते रहोगे ना तो आपको एक वक्त आएगा आप
को पूरी सांस आप नहीं छोड़ सकते। तो इन पेशेंट्स के लिए यही फीलिंग्स होती हैं कि वो सांस को ना पूरी तरीके से नहीं छोड़ पाते। ठीक है जी। लंग कैंसर की बात करें तो इसका मेजर जो है वो क्या होता है, सबसे पहले इस पेशेंट्स के अंदर ना वेट लॉस होना शुरू हो जाता है स्पीड से, और लॉस ऑफ एपेटाइट, आपकी भूख लगना बंद हो जाती है लंग कैंसर के पेशेंट को। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो क्या कि ब्लड आता है कफ के दौरान विथ स्पेक्ट्रम। इन पेशेंट्स को ब्लड निकलता है मुंह से, जब ये खांसते हैं तो इनका ब्लड आता है विथ स्पेक्ट्रम के साथ, और फीवर भी होता है। ठीक है जी। दीज आर द फीचर्स रिलेटेड विथ योर लंग कैंसर। अब लास्ट में है हमारे पास इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ये बैक्टीरियल डिजीज के लिए हम ना मोस्टली जो है वो एंटीबायोटिक्स लेते हैं। वजह आपको पता है, एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया, फंगल डिजीज इन सब के ऊपर काफी ज्यादा असरअंदाज करती है। ठीक है, तो हम इनकी एंटीबायोटिक्स या आप बोल सकते हो एंटी टीबी थेरापी लेते हैं इन द केस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। एंड अगर हम एम्फाइसीमा की बात करें तो इसके केस में हमारे पास सपोर्टिव डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट कर दिया जाता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और इसमें स्मोकिंग का सेसेशन करवाया जाता है, पेशेंट को स्मोकिंग छुड़वाई जाती है ताकि वो मज़ीद बीमार ना हो पाए। अब इसके अलावा अगर हम लंग कैंसर की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास कुछ सर्जिकल रिजेक्शंस मौजूद हैं, कीमोथेरापी मौजूद है, आपकी रेडियोथेरापी मौजूद है। तो ये सारी थेरापीज़ जो हैं वो बेसिकली एक लंग कैंसर के पेशेंट को इनके साथ ट्रीट किया जाता है ताकि वो इजीली इन सब से छुटकारा हासिल कर सके। ठीक है जी। तो हमने सबसे एक कॉमन चीज़ वो क्या नोट की, ये सारे जो हैं वो कॉमनली स्मोकिंग की वजह से ही कॉज हो रहे हैं। तो अगर आप स्मोकिंग ही छोड़ देंगे तो फिर इसमें से कोई भी डिज़ीज़ जो है वो रिलेटेड नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा था ये चैप्टर जो गैसेस एक्सचेंज का पूरा सिस्टम था वो यहीं तक कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी विद अ न्यू सबसेक्शन। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।